हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। आज हम आपकी बुक संस्कृत की रुचिरा प्रथमो भाग्य का 5वां चैप्टर करने वाले हैं। 5वें को संस्कृत में बोलते हैं पंचम पाठ है, यानी कि 5वां पाठ। आपकी इस पाठ का नाम है वृक्षा। वृक्षा यानी कि बहुत सारे वृक्षा। ये देखो, अगर वृक्ष एक वचन में होगा तो आएंगे वृक्षः, यानी कि एक पेड़। द्विवचन में आएगा तो आएगा वृक्षौ, यानी कि 2 पेड़। और अगर बहुवचन में आएगा तो आएगा वृक्षाः, यानी कि 2 से ज़्यादा पेड़, बहुत सारे पेड़। तो चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वीशु। आपके पहले पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक का फर्स्ट पैराग्राफ है 5वें लेसन का, वने वने। वने का अर्थ होता है जंगल, वन। और ये वने वने 2 बार इसलिए दिया गया है, तो ये मतलब ये हर वन को संबोधित कर रहा है, हर वन के बारे में बता रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रत्येक वन में। प्रत्येक वन का अर्थ हो जाएगा कि हर एक वन में, प्रत्येक वन में। निवसंतो, निवसंतो का अर्थ होता है रहते हुए, रहने वाले। वृक्षा पेड़, वृक्षा मैंने आपको बताया था, वृक्षा का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे पेड़। तो इसमें बताया कि प्रत्येक वन में रहने वाले या रहते हुए, जो कभी पहले से थे या रहने वाले जो हमने अभी देखे हैं पेड़, प्रत्येक वन में रहते हुए पेड़। नेक्स्ट लाइन है वनम वनम। वनम वनम फिर वही हो जाएगा वन वन में, जंगल जंगल में। रचयंती रचना करते हैं, बनाते हैं। वृक्षा पेड़। इसका आप अर्थ लिखोगे कि प्रत्येक वन में रहते हुए प्रत्येक जंगल वृक्षों को रचित करते हैं। इसका आप एग्जैक्टली हिंदी में अगर अर्थ रखोगे तो ये लिखोगे कि वन वन में रहते हुए प्रत्येक वृक्ष हर एक वन में पेड़ों की रचना करते हैं। इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि वनों में बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो एक दूसरों को ही रचना करते हैं। मान लो कोई एक पेड़ उग गया, उससे टूट फूट के या फिर कुछ और कली वली निकल के दूसरा हो गया, तो ये एक दूसरे को ही रचना करते रहते हैं, एक दूसरे को ही बनाते रहते हैं। तो यहाँ तक आपका पहला पैराग्राफ हो गया। अब आपके सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेकंड पैराग्राफ है शाखा दोला सीना। मैं आपको इसका विस्तार करके बताती हूँ। ये वर्ड है शाखा दोला सीना। ये 3 वर्डों से मिलके बना। मैं आपको इसको तोड़ के बताती हूँ। शाखा प्लस दोला प्लस आसीना। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बड़े वर्ड को अगर हम छोटे छोटे करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं, वो तो इजीली याद भी हो जाता है और लंबे टाइम तक रहता है। अब जैसे इसी को देख लो, हम इसको बोलेंगे शाखा। शाखा का अर्थ होता है टहनी, इंग्लिश में बोलते हो ब्रांचेस। दोला, दोला का अर्थ होता है झूला, स्विंग। आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए हैं। शाखा झूला, बैठे हुए हैं। विहगा, विहगा यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया। और बहुत सारे पक्षी है, ये नहीं बताया कि एक पक्षी कौवा, एक पक्षी कोयल, एक पक्षी, ये नहीं बताया। ये बताया कि मान लो सारे जंगल के जो पक्षी है ना, प्रत्येक स्पीसीज जो है सारी एक चीज में विहगा वर्ड में इकट्ठी कर दी गई है। और इस विहगा वर्ड का अर्थ हो जाएगा पक्षी गण, पक्षियों का समूह। तई उसके द्वारा, किन के द्वारा? पक्षियों के द्वारा। किमपि कुछ भी, किमपि हो जाएगा बच्चों, जैसे लगा लो ये दे रखा है इन्होंने किमपि। किम को हम तोड़ेंगे, इसको किम, ये मैंने बताया था। इसको अगर आप दगड़ते इसमें से सवर निकल जाता है, सवर निकला इसमें से ए और पी। किम का अर्थ होता है कुछ, अपी का अर्थ होता है भी, कुछ भी। किमपि कुछ भी, कुजंती कूजते हैं, चहकते हैं, बोलते हैं। वृक्षा पेड़। इसका आप अर्थ में लिखोगे कि पेड़ों पे ना, आप पहले इसका नॉर्मल देख लो कि है ना, ये बता रहा है कि पेड़ों पे है ना कोई भी शाखा रूपी झूले हैं। मतलब शाखाएं मान लो फल वगैरह से लदी हुई है, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसी को इन्होंने झूला बताया है कि वृक्षों की शाखाओं पे झूला रूपी पक्षीगण बैठे हुए हैं और वो अलग अलग कहीं पे बैठे हुए कुछ भी कूज रहे हैं। तो इसका आप अर्थ लिखोगे। आप इसको मतलब संस्कृत में जब ये आपका श्लोक मान लो एग्जाम में आएगा तो आप इसको अर्थ में लिखोगे, ये जो मैं आप बता रही हूँ कि जंगल में वृक्षों पर
पक्षीगण शाखा रूपी झूले पे बैठे हुए हैं और वे कुछ भी चहक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि जंगलों में पेड़ों पर पक्षीगण मानो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं और वे उन्हीं पर बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी चहक रहे हैं। यहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं आपके थर्ड पैराग्राफ की तरफ। थर्ड है आपका पिबंती। पिबंती का अर्थ होता है पीते हैं। पिबंती बहुवचन में है, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की बातें की गई है। पक्षी मनुष्य जो भी दिया गया, हमें यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड दिया है, फिलहाल हम उसी को बहुवचन में लेके चलेंगे। पिबंती पीते हैं। पवनम, पवनम होती है हवा को, वायु को। जलम, जल को। संततम, संततम का अर्थ होता है निरंतर, कॉन्टिन्यूअस। साधु जना, साधु जना होते हैं साधु लोग, तपस्वी लोग। ईव, ईव का अर्थ होता है इस तरह, की तरह। सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सभी, आसपास का सब कुछ। वृक्षा, पेड़। इसमें बताया है, इसमें आपको बताया है, ये श्लोक आपके लेवल के लिए अभी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप अगर इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आ जाएगा। अभी आप ध्यान से समझना। इस श्लोक में जैसे बताया कि वृक्षों का कंपैरिजन और साधु लोगों का कंपैरिजन सेम चीज़ों पे किया है। जैसे इस पैराग्राफ में बताया है कि वृक्ष है ना, जंगलों में जो वृक्ष है ना, दिन रात पानी पीते हैं, जो नदियाँ वगैरह झरने वगैरह निकलते हैं जंगलों से, और वायु चलती है उसको खाते हैं, उसी तरह ये जीवित रहते हैं। उसी का कंपैरिजन करते हुए इन्होंने साधु लोग का वर्णन किया गया। साधु लोगों का इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार साधु लोग जंगलों में घूमते हुए हवा को खाते हैं और पानी पीकर गुजारा करते हैं ना, उसी प्रकार वृक्ष भी हवा को खाते हैं और पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। इसमें आपको हर पैराग्राफ में वृक्षों का वर्णन मिलेगा, क्योंकि ये वृक्षों का ही लेसन है। तो उन्हीं वृक्षों का वर्णन इन्होंने तपस्वी लोगों के लिए कर दिया है। जिस प्रकार तपस्वी लोग साधना करते हुए जंगलों में घूमते हुए वायु को खाकर पानी को पीकर अपना गुजारा करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी वायु को खाकर और पानी को पीकर अपना गुजारा करते हैं। ये इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है। अगर आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद का अर्थ होता है, मान लो संस्कृत की आपको 2 लाइन दी गई है, हिंदी अनुवाद जब आप करोगे ना सिर्फ 2 ही में उसका वो करोगे, ज़्यादा राम कथा नहीं सुनाओगे। तो ये तो मैंने आपको हिंदी में वैसे समझाने के लिए बताई थी। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि सभी वृक्ष साधु जनों के भांति निरंतर लगातार वायु को खाते हैं और पानी को पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पैराग्राफ की तरफ। इस 4th पैराग्राफ में दिया गया है स्पृशंति। स्पृशंति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, छू कर देखते हैं। पादई, पादई का अर्थ यहाँ पे दिया गया पैर। पातालम, पाताल का अर्थ होता है धरती। च का अर्थ होता है और, मैंने आपको बताया था ये च लिखा लास्ट में जाता है, लेकिन इसका अर्थ आगे जाके जुड़ता है। नेक्स्ट लाइन में है नभः। नभः का अर्थ होता है आकाश। सिरस्सु, सिरस्सु का अर्थ होता है ओढ़े हुए हैं, सिर पर ओढ़े हुए, डोते हुए हैं। वैंती का अर्थ होता है डोते हुए, शिरस्से सिर के ऊपर, वैंती ढोए हुए हैं। वृक्षा, वृक्षा का अर्थ होता है बहुत सारे पेड़। इसमें बताया गया है कि वृक्ष है ना जो अपने पैरों से तो पाताल को स्पर्श करते हैं, उसको छू कर देखते हैं। जैसे आपको बताया पेड़ की जड़ें बहुत नीचे नीचे तक होती है, वे पूरे पाताल को स्पर्श करती है। इस पैराग्राफ में समझाने के लिए दिया गया है। और ऊपर वो इतने ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे होते हैं कि उनका अर्थ ये लिया गया है कि वे अपने सर पे है ना बादलों को ढोए हुए हैं, आकाश को ढोए हुए हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा। और अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा तो आप लिखोगे कि वृक्षा की जंगल में उपस्थित सभी पेड़ अपने पैरों से तो पाताल को स्पर्श करते हैं और लगता है मानो आकाश को अपने सिर पर ढोए हुए हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपके 4 पैराग्राफ मैंने कवर करा दिए हैं। ये लेसन थोड़ा लंबा है तो अगले 2 श्लोक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स और डाउट जरूर लिखें। किसी वर्ड का अगर अर्थ नहीं समझ आ रहा तो वो लिखे, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करें। थैंक यू।